हेलो एवरीवन, मैं ए.के. झा स्वागत करता हूँ आप सभी का इस यूट्यूब चैनल नौकरी सभा पर। मेरे बारे में आप इस स्लाइड में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आज के पॉलिटी के इस एमसीक्यू सेशन की शुरुआत करता हूँ। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा शुरू करी गई थी। और इसके साथ ही हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में और भी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो इस एक्ट के द्वारा और क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। होता क्या था कि जो ब्रिटिश टेरिटरी थी उस वक्त, उसको 3 प्रेसिडेंसी में बांटा गया था। एक बंगाल, दूसरा मद्रास और बॉम्बे। 3 प्रेसिडेंसी में बांटा गया था और हर एक प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर होता था। तो इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। और ये मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे ये अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। इसके अलावा दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, ऑफिसर्स थे, उनके निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई थी। आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो इंडिया आए थे वो ट्रेडर्स के रूप में आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे और व्यापार करने के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी। तो जो उसके कर्मचारी ऑफिसर होते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का तो जो व्यापार चल रहा था वो चलता ही था, इसके साथ साथ वो निजी तौर पर अलग से भी व्यापार करते थे और यहाँ के लोगों के द्वारा रिश्वत लेते थे, उपहार लेते थे, जिसकी वजह से कंपनी में काफ़ी ज़्यादा करप्शन आ गया था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे उनके निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया। तो इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया था। वो 1937 में बर्मा को अलग कर दिया गया था। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा और क्या क्या किया गया था। तो जो प्रांत थे, प्रोविंस थे और जो प्रिंसली स्टेट थे, देसी रियासतें, उन सभी को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना करी गई थी। और क्या देखते हैं हम लोग कि जो राज्य और केंद्र के बीच जो विषयों का बंटवारा हम देखते हैं वो उस वक्त विषयों का बंटवारा किया गया था। और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इस तरह से विषयों का बंटवारा किया गया था। ये 1935 के एक्ट में किया गया था। और हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्रोविंस थे, प्रांत थे, उसमें डायरकी जो इस्टेब्लिश करी गई थी उसको इस एक्ट के द्वारा डायरकी को समाप्त किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन, डायरकी जिसको कहते हैं, समाप्त किया गया था। और केंद्र में द्वैत शासन यानी डायरकी लाने की बात करी गई थी, हालांकि इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। और हम लोग क्या देखते हैं, इसी एक्ट के द्वारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी। और दिल्ली में जो संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई थी 1937 में, ये भी इसी एक्ट के द्वारा किया गया था। ये इसका कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये वैसे ये एक्ट काफ़ी बड़ा है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। टाइम पे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा मैं उसको डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? जो रेसिडुअरी पावर्स था वो गवर्नर जनरल को दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा रेसिडुअरी पावर किसको दिया गया था? गवर्नर जनरल को दिया गया था। अभी जो है, अभी के वर्तमान संविधान में रेसिडुअरी पावर किसके पास है? वो केंद्र के पास रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? क्वेश्चन पूछने का ये सेंस है कि जो आज हमारा ऑर्डिनेंस का जो पावर है प्रेसिडेंट को जो दिया गया है वो किस एक्ट से इंस्पायर्ड है? तो ये 1935 के एक्ट से इंस्पायर्ड है। 1935 के एक्ट में एक 42 धारा था, उसमें गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस इश्यू करने की शक्ति दी गई थी। इसी से इंस्पायर्ड होकर के आज हमारे संविधान में आपको मालूम होगा आर्टिकल 123, इसमें राष्ट्रपति को
अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अगला, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स जो है इसका कंसेप्ट किस कंट्री से लिया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर पार्ट है वो 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम है उससे आया है। लगभग 40% हिस्सा जो है हमारे संविधान का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। इसके अलावा जो दूसरे देश के संविधान थे उसकी जो अच्छी बातें थी उसको भी हमने अपने संविधान में इंक्लूड किया है। तो इसमें जो मौलिक अधिकारों की अवधारणा है वो यूएसए से ली गई है। इसके अलावा यूएसए से और क्या क्या हमने लिया है, तो जो स्वतंत्र न्यायपालिका का जो कंसेप्ट है, उसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन और संविधान की सर्वोच्चता, ये भी हमने यूएसए से लिया है। फ्रांस से हमने क्या लिया है? फ्रांस से हमने लिया है जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती है, जो हमारा कहते हैं हमारा भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ कंट्री है, वो इलेक्टेड होगा। ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था, रिपब्लिकन सिस्टम जो है, ये हमारा फ्रांस से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है? ब्रिटेन के संविधान से जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन प्रणाली, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके साथ ही विधि का शासन, एकल नागरिकता, ठीक है, हमारे देश में मालूम है आपको भारत में एकल नागरिकता है। जैसे जो बिहार का नागरिक है वो भारत का भी नागरिक है, और जैसे यूएसए में होता है ड्यूअल सिटीजनशिप है, वहाँ पे स्टेट का सिटीजनशिप अलग है और कंट्री का अलग मिलता है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो एक नागरिक है भारत का नागरिक और बिहार का भी नागरिक है, ठीक है, दूसरे स्टेट का भी नागरिक है। तो हम एकल नागरिकता का कंसेप्ट हमारे यहाँ ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा रसिया से क्या लिया गया है? रसिया उस वक्त यूएसएसआर होता था, आपको मालूम है सोवियत संघ होता था। तो जो मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कंसेप्ट है वो हमने रसिया से लिया है। हालांकि जिस फॉर्म में अभी हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो जापान से लिया गया है, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कंसेप्ट है ये रसिया से लिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित भारत प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं थे? तो इसमें दो क्वेश्चन आते हैं। एक रहता है अंतरिम सरकार का सदस्य। इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में फॉर्म हुआ था, ये आज़ादी के पहले, जब अंग्रेज जाने वाले थे तो इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी। तो इंटरिम गवर्नमेंट में किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया था वो पूछा जाता है। और कभी कभी जो प्रथम मंत्रिमंडल है, फर्स्ट जो कैबिनेट है 1947 का, उससे पूछ दिया जाता है, ठीक है। थोड़ी चेंज है दोनों में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे अब ये क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, तो इसका आंसर तो होगा एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल नहीं थे, ये क्या थे? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे। इसके अलावा तीनों सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल थे। तीनों का पोर्टफोलियो देखते हैं क्या क्या मिला हुआ था। तो राजगोपालाचारी को एजुकेशन और आर्ट मिला हुआ था, कला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य एवं कृषि, और बापू जगजीवन राम को लेबर मिला हुआ था, लेबर डिपार्टमेंट, श्रम संसाधन मंत्री थे ये। फर्स्ट कैबिनेट में भी यही रहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर ही थे और जगजीवन राम को श्रम ही मिला हुआ था। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट कैबिनेट में एजुकेशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मिल गया था। यानी इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन बन गए थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी? बाई कैमरल लेजिस्लेचर सेंटर में। तो इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम। बाई कैमरल लेजिस्लेटर कहने का मतलब कि आज जो हम लोग देख रहे हैं राज्यसभा और लोकसभा, ये कब बनाया गया था? ये 1919 के एक्ट के द्वारा बनाया गया था। इसके साथ ही हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में थोड़ा और जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम लोग मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। इसमें और क्या क्या खास बातें थी? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि जो प्रांतों में द्वैत शासन डायरकी जो इस्टेब्लिश की करी गई थी,
वो इसी एक्ट के द्वारा किया गया था, द्वैध शासन, ठीक है, दायर की। इसके बारे में ज़्यादा मैं डिटेल अभी यहाँ पर नहीं डिस्कस कर पाऊँगा, काफ़ी लंबा हो जाए। तो इसके बारे में बस आप इतना जानिए कि जितने भी विषय थे उन विषयों को दो भागों में बांटा गया था, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे और एक रिजर्व सब्जेक्ट थे। तो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के विषयों पर जब गवर्नर कार्य करता था तो वो मंत्री की सहायता से करता था, जो विधानसभा के प्रति, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। और जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उन विषयों पर गवर्नर कार्य करते थे जो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे, उनकी सहायता से करते थे, और वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। ठीक है, आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल। तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना करी गई थी, ये आपका 1919 के एक्ट के द्वारा किया गया था। इसके साथ ही जो महिलाओं को वोटिंग का राइट मिला था, वुमेन्स वोटिंग राइट, वो भी आपको इसी में देखने को मिलता है। और क्या हुआ था, जो लोक सेवा आयोग का गठन, उसकी भी बात इसी में की गई थी, और इसी के द्वारा फिर यूपीएससी की स्थापना 1926 में होती है। इसी एक्ट में सबसे पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बात की गई थी। इसके साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये कि जो वायसराय, गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसके 6 सदस्य थे। 6 सदस्य में से अब 3 सदस्य को, इसमें 6 सदस्य थे और इसमें से 3 जो है अब भारतीयों का होना आवश्यक कर दिया गया था। ठीक है, तो ये 1919 एक्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? ज़्यादातर लोगों को, आप लोगों को पता होगा, BN राव थे। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव, कानूनी सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? हम लोग जानते हैं कि 24 जनवरी 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को हमारे भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। पूछा जाता है अक्सर कि ये पहली बार गाया कहाँ गया था, तो 1911 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, उसमें पहली बार जनगण मन को गाया गया था। रचना किन्होंने करी थी? आपको मालूम है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? फर्स्ट सेशन जो हुआ था ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इस फर्स्ट सेशन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। फिर जब सेकेंड सेशन होता है 11 दिसंबर 1946 को, तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। एक और फैक्ट है कि इसी दिन उपाध्यक्ष, संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष किसको चुना गया था, तो ये डॉक्टर HC मुखर्जी थे, जिनको संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष और HC मुखर्जी उपाध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, किस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हुआ था? क्वेश्चन ये है हमारा। तो इसका आंसर होगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हुआ था। पहले उनका चुनाव पूर्वी बंगाल से हुआ था, जो आज का बांग्लादेश है, लेकिन भारत विभाजन के बाद, जैसा कि आपको मालूम है कि पूर्वी बंगाल का क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से चला गया था, इसलिए भारत के विभाजन के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी में उपचुनाव हुए और उसके द्वारा फिर बाबा साहब को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुन करके संविधान सभा में भेजा गया था। अगला हम लोग देखते हैं, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत करी थी? इसका आंसर होगा, आप लोग को पता होगा, ज़्यादातर लोगों को, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने प्रस्तावना प्रस्तुत करी थी कब? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना पेश करी थी। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव बोला जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है ये भी, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इसके अंदर ये था कि जो हमारा संविधान होगा उसका ढांचा क्या होगा, मूल बातें क्या होगी, इसकी फिलॉसफी क्या होगी, ये सारी बातें प्रस्तावना में दी गई थी, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में दी गई थी। और यही आगे चलकर जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो हमारा प्रस्तावना, जो आज का प्रियम्बल है हमारे संविधान का, ये बनता है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? तो इसमें निर्वाचन देखिए, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा, ठीक है, ये होगा, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं, भारतीय राज्यों के शासक के नामांकन द्वारा, ये भी है इसका आंसर। प्रिंसली स्टेट के द्वारा
मनोनयन के द्वारा भी संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन के द्वारा ये नहीं होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ कि एक तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा संविधान सभा में प्रतिनिधि चुनकर गए थे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहने का मतलब कि जो विधानसभा के सदस्य थे वो प्रतिनिधि चुन करके संविधान सभा में भेजे थे, और क्राइटेरिया रखा गया था कि हर 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे। तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, और जो प्रिंसली स्टेट थे, देसी रियासतें थी, यहाँ से मनोनयन के द्वारा संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजे गए थे। तो भारत विभाजन के पहले टोटल 389 सदस्य संविधान सभा में भेजे गए थे, और इसमें 296 राज्य की विधानसभा के द्वारा निर्वाचित थे और 93 ये देसी रियासतों के द्वारा मनोनीत किए गए थे। बाद में भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान में 90 सदस्य पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए और भारत में बच गए 299। कभी कभी पूछा जाता है कि ये 296 में किस पार्टी के कितने थे। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो विधानसभा से निर्वाचित होकर के आए थे उसमें 296 में 208 ये कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, और 15 में जो 15 बचे इसमें बाकी थे, सीपीआई थे, फॉरवर्ड ब्लॉक था, ये सारे थे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? टोटल 11 सेशन हुआ था। ठीक है, पहले कभी कभी पूछ दिया जाता था कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। हालांकि अब जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। 2 years 11 month 18 days ये टोटल टाइम लगा था। ठीक है, 2 साल 11 महीना और 18 दिन ये हमारे संविधान बनने में पूरा समय लगा था। 11 सेशन हुए थे, 11 सेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कौन नहीं थे? आपको मालूम है कि संविधान के निर्माण के लिए बहुत सारी कमेटी गठित की गई थी, उसमें से एक ड्राफ्टिंग कमेटी था। और ड्राफ्टिंग कमेटी का काम होता था कि जो संविधान सभा में किसी विषय को लेकर डिस्कशन हुआ, किसी कानून को बनाने को लेकर जो डिस्कशन हुआ, उसके बाद जो कंक्लूजन निकल करके आता था उसको लॉ के लैंग्वेज में, विधि की भाषा में लिखने का काम जो था वो ड्राफ्टिंग कमेटी का था। ठीक है, तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, चेयरमैन थे BR अम्बेडकर, और सदस्य कौन कौन थे? के मुंशी थे, DP खेतान थे, BL मित्र थे। कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, के मुंशी थे, DP खेतान थे, BL मित्र थे। और BL मित्र जो थे इन्होंने बाद में हेल्थ इश्यूज की वजह से इस्तीफा दे दिया था, और इनकी जगह एन माधव राव को सदस्य चुना गया था। और DP खेतान की भी डेथ हो गई थी बीच में संविधान निर्माण के पहले ही, तो उनकी जगह फिर ET कृष्णामाचारी सदस्य बने थे। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो यदि ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी हम लोग एग्ज़ाम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग वीडियोस लाते रहेंगे। ध्यान रखें, मैं अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर बस वही वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हो। ऐसे वीडियो जो कि आपके समय को ख़राब करते हो, जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं हो, वैसे वीडियोज मैं इस चैनल पर नहीं लाऊंगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल नौकरी सभा को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। धन्यवाद।